हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 हमारा चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है ये सिद्धांत और प्रक्रम पर आधारित है बायोटेक्नोलॉजी के। आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए पुनर्योजन तकनीक, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं। तो ये जो हमारा डीएनए पुनर्योजन तकनीक है ये जीन क्लोनिंग की एक विधि है, यानी इसके माध्यम से भी हम जीन के क्लोन तैयार कर सकते हैं, यानी जीन की कई सारी प्रतिकृति या कॉपी को हम तैयार कर सकते हैं। सेम जैसे आपने देखा था पीसीआर में, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप लोगों ने देखा है कि कैसे हम एक डीएनए के खंड से कई सारे डीएनए के खंडों को तैयार कर लेते थे, यानी एक डीएनए से कई डीएनए की हम कॉपी को तैयार कर लेते थे। उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या होती है और साथ ही साथ इस तकनीक के माध्यम से क्या क्या हम कहां कहां पे इसका यूज कर सकते हैं या कहां कहां पे इस तकनीक का उपयोग किया जाता है वो भी हम साथ ही साथ देखेंगे। और पूरा यहां पे देखेंगे कि किस प्रकार से जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसको हम कैसे जो है डेवलप कर सकते हैं और कैसे जो है डायबिटीज के पेशेंट को हम इसके उपचार के लिए यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक की, तो सिंपल सी बात आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास यहां पे दो जीव हैं, हमारे पास दो जीव हैं, एक जीव मान लीजिए हमारे पास ए है, एक जीव हमारे पास बी है, ठीक। अब अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ लक्षण इस जीव के अंदर, ये जो हमारा बी वाला जीव है इस जीव के अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको कि हमको ए वाले जीव के अंदर प्राप्त करना है, तो हम करेंगे क्या। सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे पास एक बी जीव है। अब इस जीव के अंदर क्या होता है, किसी भी जीव के अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए किसी भी जीव की कोशिका हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और आपको पता है कि केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और फिर गुणसूत्रों के अंदर जो है डीएनए उपस्थित होते हैं, और उन्हीं डीएनए के अंदर ही जीन उपस्थित होते हैं जो कि किसी भी लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षणों को हम चाहते हैं कि हम ए वाले जीव के अंदर प्राप्त कर सके। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो हमारा जीव है, ये जो हमारा जीव भी है, इसके केंद्रक के अंदर जो डीएनए उपस्थित होगा इस डीएनए को पहले हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इस जीव के अंदर से डीएनए को क्या किया, बाहर निकाल लिया, ठीक। अब हमको पता है कि कोई भी जो जीन होता है वो डीएनए के अंदर ही उपस्थित होता है। अब इस डीएनए के अंदर हमने इसके पूरे के पूरे डीएनए को बाहर निकाल लिया। अब इसके डीएनए के अंदर कुछ खंड में ऐसे जीन उपस्थित हैं जिन जीनों को हमको इस जीव के अंदर प्रवेश कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक चीज करेंगे सबसे पहले, और वो चीज ये है कि हम इस डीएनए के पूरे खंड से केवल उस डीएनए के खंड को अलग कर लेंगे जिसमें कि वंशित गुण वाले जीन उपस्थित है। मतलब जो लक्षण हमको इस जीव के अंदर चाहिए वो लक्षण वाले जो जीन हैं जिस डीएनए के खंड के भाग में उपस्थित हैं उस डीएनए खंड को हम काट करके बाहर कर लेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया कि हमने एक जीव के अंदर से उसके जो केंद्रक थे उसके अंदर से हमने डीएनए निकाला, और उस डीएनए के अंदर से हमने उस डीएनए खंड को काट करके अलग कर लिया जिस डीएनए खंड के अंदर इंपोर्टेंट लक्षण वाले जीन जो हैं उपस्थित हैं। ऐसे जीन जो कि लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और कुछ ऐसे इंपोर्टेंट जीन हैं जिनको कि हमको इस जीव के अंदर प्राप्त करना है। तो हम सिंपल सा फंडा क्या अपनाएंगे कि इस डीएनए के पूरे डीएनए से केवल उस डीएनए खंड को काट करके अलग कर लेंगे जिसमें कि हमारा जीन उपस्थित है जो कि लक्षण का निर्धारित करता है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसके केवल कुछ भाग को, मतलब डीएनए के केवल इतने भाग को हमने क्या कर लिया, डीएनए के हमने केवल इतने भाग को काट करके अलग कर लिया। केवल डीएनए के हमने उस भाग को काट करके अलग किया है जिसमें कि जीन हमारा उपस्थित है, जिस जीन को हमको इस जीव के अंदर प्रवेश कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस डीएनए खंड को हमने काट करके अलग कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है इसको हम डीएनए की आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के खंडों को आपस में काटने का काम करता है। तो यह एक ऐसा एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि डीएनए के खंडों को आपस में काटने का काम करता है। तो हमने क्या किया कि हमने इस जीव के अंदर से जो डीएनए निकाला उस डीएनए के अंदर से हमने डीएनए के केवल उस पॉइंट को कट करके बाहर निकाल लिया जिस डीएनए के अंदर हमारा जीन उपस्थित है, जिस जीन को हमको इस जीव के अंदर प्रवेश कराना है। अब ये हमारा डीएनए है जिसके अंदर हमारा जीन उपस्थित है जिसको हमको इसके अंदर प्रवेश कराना है।
अब हमको इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी एक वाहक की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसी एक वाहक की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कोई वाहक ले लेंगे, यानी कोई एक दूसरा डीएनए ले लेंगे और उस डीएनए में हम क्या करेंगे, इस डीएनए को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? ये पूरा का पूरा जो हम एक दूसरा डीएनए लिए हैं, इस डीएनए के अंदर हम इस वाले डीएनए को क्या कर देंगे, यहां पे जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक, तो जब हमने एक दूसरे डीएनए पर ये जो हमारा वंचित लक्षण वाला जीन है, इस डीएनए को हमने जब जोड़ दिया तो एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण हो गया। क्या हो गया? एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण हो गया। तो इस डीएनए को हम बोलेंगे आर डीएनए, या इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसे हम बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए। तो ये हमारा पुनर्योगज डीएनए बन चुका है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हमारा प्राप्त हो चुका है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इस कोशिका के अंदर प्रवेश करा देंगे। किसके अंदर? हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस कोशिका के अंदर प्रवेश करा देंगे। तो इस कोशिका के अंदर भी, यानी इस जीव के अंदर भी वही लक्षण उत्पन्न होंगे जो लक्षण हमारे ये वाली कोशिका के अंदर उपस्थित थे। तो हमको यह समझ में आया कि कुल मिलाकर के डीएनए पुनर्योजन तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को मिलाकर के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी जीव के अंदर प्रवेश करा करके, उसके जीनोम में प्रवेश करा करके उसमें एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक। अब आपको यहां पे समझना है कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है। तो देखिए, किसी भी जीव के जीनोम में वंचित लक्षणों वाले जीन को हम क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, और प्रवेश करा करके एक नए प्रकार के डीएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक। या आप सिंपल सी बात यह कह सकते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को हम मिलाकर के एक नया डीएनए बनाएंगे जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी दूसरी कोशिका के अंदर प्रवेश करा के उसके उत्पादन की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाती है। चलिए, अब इसका यहां पे हम पूरा का पूरा जो हमारी डीएनए पुनर्योजन तकनीक है, इस डीएनए पुनर्योजन तकनीक की कई सारी स्टेप है, मतलब कई सारे स्टेप में ये डीएनए पुनर्योजन तकनीक की जो प्रक्रिया होती है ये संपन्न होती है। इसको यहां पे हमको पूरा सिस्टमेटिक वे में समझना है। डीएनए पुनर्योजन तकनीक आप अगर अंत तक देखते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है, और इस तकनीक के माध्यम से हम कैसे जो है वंचित लक्षणों वाले जीनों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि डीएनए पुनर्योजन तकनीक की बात करें तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से हम कई वंचित गुणों वाले जीन को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से कई बहुत सारे किस्मों को तैयार किया गया है, कई अच्छे गुण वाले किस्मों को तैयार किया गया है। जैसे सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखेंगे, एक गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का नाम आप लोग शायद सुने होंगे। तो जो गोल्डन राइस होती है, या इसको सुनहरी चावल भी कहते हैं, तो ये जो गोल्डन राइस है ये चावल की एक किस्म है। किसकी किस्म है? ये चावल की एक किस्म है। जो गोल्डन राइस है ये चावल की एक किस्म है, और इसमें हम क्या करते हैं, आमतौर पे आपको जो विटामिन ए मिलता है वो गाजर और पपीता से मिलता है, लेकिन ये एक ऐसी चावल है गोल्डन राइस जिसको कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक की सहायता से बनाया गया है, और इसके अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि गोल्डन राइस के अंदर किसकी मात्रा उपस्थित होती है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए की। या आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए गोल्डन राइस के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाया गया है वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का भी आप लोग नाम सुने होंगे। जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जो है ये कपास की एक क्या है, कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है। कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है। मतलब इस बीटी कॉटन युक्त जीन को हमने क्या किया, कपास के पेड़ के अंदर प्रवेश करा दिया। अब जैसे ही कोई कीट जो है कपास के पेड़ में बैठेगा और उसकी पत्तियों को खाएगा, वो कीट धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, यानी कपास के अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता जो है विकसित हो जाती है। तो आप देखेंगे कि कपास की जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जो है ये कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है, और इस कीट प्रतिरोधी गुण के कारण ही ये जो है काफी मात्रा में कारगर है। यानी डीएनए पुनर्योजन तकनीक के सहायता से हम कई सारे वंचित गुण वाले जीनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से कई सारी उन्नत किस्मों को तैयार किया गया है। जैसे एक गोल्डन राइस सबसे बड़ी एग्जांपल है, इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अलावा बीटी कॉटन हो गया। बीटी कॉटन के अंदर आप देखेंगे, बीटी कॉटन के अंदर हमको क्या दिखाई देता है, बीटी कॉटन के अंदर एक कीट प्रतिरोधी किस्म है जो कि कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है।
इसको कपास के अंदर प्रवेश करा देते हैं और उसके अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे कि कीट अगर उसकी पत्तियों को खाते हैं कपास की, तो कीट क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी सिंपल वे में आपको यह समझ में आया कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाएंगे और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना करके एक किसी नए जीव के अंदर प्रवेश करा करके उस वंशित गुण वाले जीन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी उस वंशित गुण वाले जीन का हम क्लोन या वंशित गुण वाले जीन की कई सारी प्रतिलिपि या कॉपी को हम तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको यह समझ में आ गया होगा डीएनए पुनर्योजन तकनीक है क्या। अब डीएनए पुनर्योजन तकनीक के कितने सारे आप देखेंगे, इसमें किसकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डीएनए पुनर्योजन तकनीक के कौन कौन से चरण हैं, चलिए अब हम बात करते हैं उसकी। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी डीएनए पुनर्योजन तकनीक है ये कई सारे चरणों में संपन्न होती है। देखिए सबसे पहले पहला स्टेप है वंचित डीएनए खंड को प्राप्त करना। किसी भी दाता कोशिका से हम क्या करेंगे, किसी भी दाता कोशिका से हमको क्या करना है, वंचित डीएनए को प्राप्त करना है। वंचित डीएनए का मतलब होता है कि एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर वंचित यानी कि अच्छे गुण वाले जीन उपस्थित हैं। तो हमको सबसे पहले स्टेप यही करना है कि वंचित डीएनए खंड को प्राप्त करना है किसी भी दाता कोशिका से। ठीक, तो किसी भी दाता कोशिका से हमको वंचित डीएनए का खंड प्राप्त करना है। सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए पुनर्योजन तकनीक का। तो हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे किसी भी मानव के अंदर जो इंसुलिन होता है उस इंसुलिन को हम क्या करेंगे, किसी दूसरी कोशिका के अंदर प्रवेश कराएंगे और उसके अंदर इंसुलिन के उत्पादन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये मानव की कोई भी क्या है, कोशिका है। ये मानव की क्या है, कोई कोशिका है। तो ये हमारे पास है मानव कोशिका। तो ये हमने मानव कोशिका ले लिया, एक ऐसी कोशिका ले लिया जिसके अंदर इंसुलिन जो है उपस्थित होता है। इंसुलिन आपको पता है एक हार्मोन्स होता है जिसकी कमी से आप लोग देखेंगे कि डायबिटीज, शुगर या मधुमेह जैसे रोग हो सकते हैं। तो उसी को हम डायबिटीज या शुगर भी बोलते हैं, मधुमेह रोग को ही। तो सबसे पहले हमने एक कोशिका लिया है मानव की, और यह कोशिका जाहिर सी बात है कहां की कोशिका होगी, तो अग्नाशय की कोशिका होगी, क्योंकि अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन्स जो है उत्पन्न किया जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया, मानव की एक कोशिका ले लिया। अब इस मानव की कोशिका के अंदर क्या उपस्थित है, एक केंद्रक उपस्थित है। क्या उपस्थित है, केंद्रक। अब आपको पता है केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, तो केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं, गुणसूत्र। और फिर उस गुणसूत्रों के अंदर कौन उपस्थित होते हैं, डीएनए। क्या उपस्थित होते हैं, डीएनए उपस्थित होते हैं। और फिर डीएनए के अंदर उपस्थित होते हैं जीन, जो कि किसी भी लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो इस मानव की कोशिका के अंदर जो कि इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है या बनाती है, इसके अंदर केंद्रक है, और इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो डीएनए है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस डीएनए को प्राप्त करेंगे, यानी उस डीएनए को हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमने क्या किया, डीएनए को बाहर निकाल लिया। ये हमने क्या किया, डीएनए को बाहर निकाल लिया। अब आप लोग ये बताइए कि ये हमारा पूरा का पूरा डीएनए हमने बाहर निकाल लिया। अब इस पूरे के पूरे डीएनए में हम उस खंड को अलग करेंगे काट करके, जिस खंड में आप देखेंगे ऐसे जीन उपस्थित हैं जो कि इंसुलिन को बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए यहां से यहां तक डीएनए का, यहां से यहां तक का जो खंड है, इसके अंदर ऐसे जीन उपस्थित हैं जो कि इंसुलिन का निर्माण करते हैं। तो इंसुलिन जीन जिस डीएनए खंड के अंदर उपस्थित है, उस डीएनए खंड को हम क्या कर लेंगे, काट करके अलग कर लेंगे। और काटने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको कि हम आणविक कैंची कहते हैं। इसी की सहायता से तो हम डीएनए अणुओं को काटते हैं। तो सबसे पहले हमने मानव की कोशिका से जो केंद्रक है उसके अंदर से डीएनए को हमने बाहर निकाला, और उस डीएनए से हम केवल उस डीएनए खंड को काट करके अलग कर लेंगे जिस डीएनए खंड के अंदर हमारे इंसुलिन बनाने वाले जीन उपस्थित होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने केवल इतने डीएनए को क्या कर लिया, काट करके बाहर निकाल लिया। केवल हमने इतने डीएनए को ही काट करके बाहर किया है जिस डीएनए खंड के अंदर जीन उपस्थित हैं इंसुलिन के निर्माण वाले। तो ये हमारा एक ऐसा डीएनए है जिसके अंदर इंसुलिन को बनाने वाले इंसुलिन जीन उपस्थित है, मतलब इंसुलिन को बनाने वाले जो जीन हैं वो उपस्थित हैं। तो ये हमारा डीएनए का एक ऐसा खंड है, ये डीएनए का हमारा एक ऐसा खंड है जिसके अंदर इंसुलिन जीन जो है उपस्थित है, जो कि इंसुलिन का निर्माण करेगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमको किसी भी वाहक की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, उपयोगी वाहक का चयन, यानी किसी एक वाहक की सहायता पड़ेगी, वाहक की जरूरत पड़ेगी, जिस वाहक की सहायता से ये हमारा डीएनए जो प्राप्त हुआ है, ये डीएनए जुड़ करके किसी दूसरी कोशिका के अंदर जा सके।
यानी वाहक का काम ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। तो हमको अब किसी ऐसे वाहक की आवश्यकता है, ऐसे वाहक की आवश्यकता है जो कि अपने साथ इस डीएनए खंड को ऐड कर ले और उसको किसी दूसरी कोशिका के अंदर ले जा सके। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लेंगे एक इकोलाई की कोशिका। किसकी कोशिका लेंगे? एक हम इकोलाई की कोशिका यहां पे लेंगे, ठीक। तो इस इकोलाई के अंदर आप देखेंगे, इस इकोलाई के अंदर इस प्रकार से डीएनए होता है और डीएनए जो होता है इकोलाई का आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक। अब इसके अलावा भी इकोलाई में आप देखेंगे, ये जो पूरी की पूरी इकोलाई की क्या है, कोशिका द्रव्य है। इसके कोशिका द्रव्य के अंदर आप देखेंगे एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है और इसी अतिरिक्त डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो हमको किसी ऐसे वाहक की आवश्यकता है जो कि अपने साथ डीएनए को ऐड कर ले, इस डीएनए को, और किसी दूसरी कोशिका के अंदर प्रवेश कर सके, यानी दूसरी कोशिका के अंदर वो वाहक जो है इस डीएनए को ले जा सके। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हमको किसी प्लाज्मिड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्लाज्मिड क्या होते हैं? क्लोनिंग वाहक होते हैं। ये वाहक का काम करते हैं प्लाज्मिड। तो हम इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेंगे और ये प्लाज्मिड क्या है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र के समान दिखने वाला डीएनए अणु होता है। मतलब ये जो प्लाज्मिड है, ये जो हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाला है, ये प्लाज्मिड भी क्या है? तो ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड क्या है? एक डीएनए ही तो है जो कि डबल स्टैंडर्ड है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लाज्मिड है। अब ये जो हमारा प्लाज्मिड है एक क्या है? डीएनए ही तो है। और ये प्लाज्मिड किसका काम करेगा? वाहक का काम करेगा। किसका काम करेगा? वाहक का काम करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी मानव की कोशिका से हम क्या करेंगे? किसी भी दाता कोशिका से हम डीएनए खंड को प्राप्त करेंगे। केवल उस डीएनए खंड को प्राप्त करना है जिसकी हमको कॉपी तैयार करनी है या जिसकी कई सारी प्रतिलिपियां हमको तैयार करनी है। तो हमने इस इंसुलिन वाले जीन के डीएनए खंड को अलग कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे? किसी वाहक के साथ जोड़ेंगे और वाहक के साथ जोड़ने के पश्चात उसको किसी दूसरी कोशिका के अंदर प्रवेश कराएंगे। तो हमने क्या किया कि इसको किसी वाहक की आवश्यकता है, इस डीएनए को जोड़ने के लिए किसी वाहक की आवश्यकता है। तो हमको कोई ऐसा वाहक लेना है जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए, मतलब दो इंपॉर्टेंट गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए कि उसके अंदर द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जिस वाहक को हम लेंगे इस डीएनए खंड को जोड़ने के लिए, उस वाहक के अंदर द्विगुणन की क्षमता होना चाहिए, मतलब रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ उस वाहक के अंदर कई सारे सक्रिय स्थल यानी कई सारे एक्टिव साइट होने चाहिए, ताकि ये हमारा जो डीएनए खंड है वो उसके साथ जुड़ सके। तो प्लाज्मिड एक ऐसा वाहक होता है, या प्लाज्मिड जो है एक डीएनए है और ये एक ऐसा वाहक का काम करता है जिसके अंदर कई सारे सक्रिय स्थल होते हैं और प्लाज्मिड के अंदर द्विगुणन की क्षमता भी पाई जाती है। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया कि इस इकोलाई के अंदर से, ये क्या है? ये है इकोलाई, ये है इकोलाई। तो इस इकोलाई के अंदर से हमने क्या किया? इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला। अब इस प्लाज्मिड के कुछ खंड को हम काट करके अलग कर देंगे। अब काट के किसकी सहायता से अलग करेंगे? तो हम इस प्लाज्मिड को किसकी सहायता से काट करके अलग कर देंगे? हम इस प्लाज्मिड को, देखिए, हम इस प्लाज्मिड को काट करके अलग कर देंगे। इस प्लाज्मिड के कुछ भाग को काट करके क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। किसकी सहायता से काटेंगे? तो सेम वही प्रक्रिया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे? काट करके अलग कर देंगे। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही क्या करता है? किसी भी डीएनए खंड को काटने का काम करता है। तो प्लाज्मिड जो है हमारा है एक डीएनए अणु ही होता है। तो इस डीएनए को हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो इस डीएनए के कुछ स्थान को हम काट देंगे, ठीक। अब काटने के पश्चात ये हमारा वाहक जो है, वाहक डीएनए तैयार है। अब इस वाहक डीएनए के अंदर हम क्या करेंगे? इस वाहक डीएनए को हम इस डीएनए के साथ ऐड करेंगे। मतलब ये जो हमारा डीएनए का एक ऐसा खंड है जिसके अंदर इंसुलिन बनाने वाले जीन उपस्थित हैं। तो इस डीएनए खंड को हम क्या करेंगे? अब इस डीएनए वाहक के साथ जोड़ देंगे। तो जब हम इसको, यानी ये डीएनए खंड को और इसको आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार से एक नए प्रकार का डीएनए जो है क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। देखिए, तो इस प्रकार से यहां पे एक नए डीएनए का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एक नए डीएनए का निर्माण होगा। तो हमने क्या कहा कि प्लाज्मिड एक ऐसा वाहक होता है जिसके अंदर द्विगुणन की क्षमता होती है और साथ ही साथ इसके अंदर आप देखेंगे एक और क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है? तो वाहक मतलब स्थानांतरित होने की भी क्षमता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और इसके अंदर कई सारे सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा डीएनए खंड है,
इस डीएनए के सक्रिय स्थल पे आकर के क्या हो गया, जुड़ गया। अब जब यहां पे एक ये डीएनए हमारा मिला और एक ये डीएनए वाहक हमारा मिला, तो एक नए प्रकार के डीएनए का यहां पे निर्माण हो गया और इस डीएनए को हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलते हैं? इस डीएनए को हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए, या इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं आर डीएनए। क्या लिख सकते हैं आप इसको? आर डीएनए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या है कि किसी भी मानव कोशिका के अंदर से हमको वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना। ऐसे वांछित जीन जिस डीएनए खंड के अंदर उपस्थित हैं, उस डीएनए खंड को केवल काट करके हम अलग कर लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। यानी जो हमारा डीएनए पुनर्योजन तकनीक का पहला स्टेप है वो है वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना। तो किसी भी वांछित डीएनए खंड को हम प्राप्त कर लेंगे। तो हम बना क्या रहे हैं, हम किसी भी मानव की कोशिका के अंदर उपस्थित जो इंसुलिन होता है उसको हमको क्या करना है, किसी दूसरे जीव के अंदर उत्पादन करना है। तो उसके लिए हम पूरी की पूरी स्टेप यहां पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंसुलिन बनाने वाले जो जीन होते हैं जिस डीएनए खंड के अंदर उपस्थित हैं, उस डीएनए खंड को हम काट करके अलग कर लेंगे। यानी पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। पहले स्टेप में हमने क्या किया, केवल और केवल वांछित डीएनए खंड को प्राप्त किया। जिस डीएनए खंड की हमको आवश्यकता थी, जिसके अंदर हमारा वांछित जीन उपस्थित है, उस डीएनए खंड को काट करके हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, उपयोगी यानी कि वाहक का चयन। तो एक अच्छे वाहक का चयन करना है। तो हमने इकोलाई कोशिका के अंदर से एक प्लाज्मिड को बाहर निकाला और ये प्लाज्मिड जो है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है। तो इस डीएनए से हमने क्या किया, इसके कुछ भाग को काट करके अलग कर दिया और इस डीएनए के बाद जो कटा हुआ हमारा डीएनए बचा, ये जो वाहक बचा या प्लाज्मिड बचा, ये डीएनए के साथ हमने क्या किया, इस इंसुलिन जीन वाले डीएनए खंड को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमने जब यहां पे इस डीएनए और इस डीएनए के खंड को आपस में जोड़ दिया, मतलब दो अलग अलग डीएनए के खंड को हमने जब जोड़ दिया, तो एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण हो गया। इसको हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए को हम करेंगे क्या, तो इस पुनर्योगज डीएनए को हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, पुनर्योजित डीएनए को प्राप्त करना। किसको प्राप्त कर लिया हमने, पुनर्योजित डीएनए को। लेकिन एक चीज आपको और पता होना चाहिए, यहां पे जब हमने इस डीएनए के साथ इस डीएनए खंड को आपस में जोड़ा, तो आपस में दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ी है और उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। क्या नाम है उसका, उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से पुनर्योजित डीएनए को प्राप्त कर लिया। मतलब हमने लाइगेज एंजाइम की सहायता से इस डीएनए खंड को और इस डीएनए खंड को आपस में जोड़ दिया और एक नए प्रकार का डीएनए का खंड प्राप्त हो गया, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए या पुनर्योजित डीएनए, या कह सकते हैं आप पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो देखिए चौथा स्टेप हमारा क्या है, पुनर्योजित जो हमारा डीएनए है इसका अब स्थानांतरण होगा। तो इस पुनर्योगज डीएनए को हम किसी इकोलाई कोशिका के अंदर क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक क्या बन गई, एक इकोलाई कोशिका है। अब इस इकोलाई कोशिका के अंदर, इस इकोलाई कोशिका के अंदर ये उसका होता है डीएनए, और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पुनर्योगज डीएनए को प्रवेश करा देंगे। क्या करा देंगे, इस पुनर्योगज डीएनए को हम क्या करा देंगे, प्राप्त करा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए आप, हमने क्या किया यहां पे कि जो हमारा पुनर्योगज डीएनए है उसको हमने प्रवेश करा दिया किसके अंदर, इकोलाई कोशिका के अंदर। तो ये प्रवेश हो गया किसका, ये पुनर्योजित जो हमारा डीएनए है या पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी जीवाणु कोशिका के अंदर या किसी ऐसी कोशिका के अंदर जिसके अंदर हमको इंसुलिन जीन का उत्पादन करवाना है या इंसुलिन जीन को प्राप्त करना है, उस कोशिका के अंदर हम प्रवेश करा देंगे। तो हमने इकोलाई कोशिका के अंदर क्या करा दिया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा कि ये जो पूरे के पूरे हमारा ये जो इकोलाई है, इस इकोलाई कोशिका के अंदर इंसुलिन जीन बनाने वाले, इंसुलिन जीन जिसके अंदर उपस्थित है वो डीएनए का खंड भी आ चुका है। मतलब इस इकोलाई कोशिका के अंदर भी अब इंसुलिन का उत्पादन जो है होने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल भी यहां पे हड़बड़ाना नहीं है, आपको क्रमशः स्टेप याद करना है। सबसे पहले आपको किसी वंचित डीएनए खंड को प्राप्त करना है। तो हमने यहां पे और इंसुलिन जीन बनाने वाले जो भी डीएनए का खंड है उसको हमने प्राप्त कर लिया किसी भी दाता कोशिका से।
अब हमने क्या किया, पहले स्टेप कंप्लीट कर लिया अपना। पहला स्टेप तो यही है कि हमको वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना है, मतलब एक ऐसे डीएनए खंड को प्राप्त करना है जिसके अंदर हमारे वांछित जीन उपस्थित हैं, जिसको कि हमको प्राप्त करना है। तो हम उस डीएनए खंड को अलग कर लेते हैं, पहला स्टेप हो गया। इसके लिए हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमने डीएनए अणु के खंड को काटा है और स्पेशली कुछ ही खंड को बाहर लिया जिसके अंदर जीन उपस्थित है, तो हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ी यहां पे। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, किसी भी वाहक डीएनए को प्राप्त करना या वाहक डीएनए का चयन। तो हमने क्या किया, किसी इकोलाई कोशिका के अंदर से एक ऐसे प्लाज्मिड को बाहर निकाला, या ये जो प्लाज्मिड होता है ये एक प्रकार का डीएनए ही होता है। तो इकोलाई की कोशिका के अंदर से एक हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाला जो कि वाहक का काम करता है। तो इस प्लाज्मिड का हमने चयन कर लिया। अब इस प्लाज्मिड के कुछ खंड को हमने क्या किया, काट के अलग कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। तो जब हमने इस प्लाज्मिड के अंदर से कुछ खंड को काट करके अलग कर दिया, उसके बाद जो हमारा वाहक डीएनए बचा है, ये जो हमारा वाहक प्लाज्मिड या वाहक डीएनए हमारा बचा है, इस वाहक डीएनए के साथ हम इस इंसुलिन बनाने वाले डीएनए के खंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इस प्रकार जब हमने दो डीएनए को आपस में ऐड कर दिया तो एक नए प्रकार के डीएनए बन गए जिसको हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। और इस पुनर्योगज डीएनए को हमने क्या किया, किसी इकोलाई कोशिका के अंदर क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। तो जब इकोलाई कोशिका के अंदर हमने प्रवेश करा दिया इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, मतलब अब इकोलाई के अंदर भी क्या होने लगेगा, ऐसे जीन उपस्थित हो चुके हैं जो कि इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। तो अब इकोलाई कोशिका के अंदर भी क्या होगा, इंसुलिन जीन उपस्थित हो चुके हैं और ये इंसुलिन हार्मोन्स का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो ये इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन करने लगेंगे इकोलाई। और फिर एक पांचवा स्टेप आपका बचा है, रूपांतरित पोषक कोशिकाओं का चयन। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इकोलाई होती है, इस इकोलाई के अंदर आप देखेंगे जो रिप्रोडक्शन रेट होती है, प्रजनन दर होती है, बहुत उच्च होती है। लगभग 26 से 27 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि एक इकोलाई से बहुत सारे इकोलाई जो है उत्पन्न होने लगते हैं। मतलब इसके अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, 26 से 27 घंटे में इसकी लाइफ साइकिल जो है नई स्टार्ट हो जाती है। एक इकोलाई से कई सारे इकोलाई जो है डेवलप हो जाते हैं, यानी कि निर्मित हो जाते हैं। तो अब पांचवें स्टेप में क्या होगा, अब इस एक इकोलाई से आप देखेंगे कुछ समय बाद बहुत सारे इकोलाई जो है इस प्रकार से कई सारे इकोलाई जो है डेवलप हो जाएंगे। और इन सभी इकोलाई के अंदर आप देखेंगे ये जो पूरा हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन है, ये इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है आ चुका है। और इस इंसुलिन बनाने वाले जीन के कारण ही आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो इकोलाई हैं उनके अंदर जो है इंसुलिन का उत्पादन होने लगेगा। और इसी इंसुलिन को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और जब भी कोई शुगर पेशेंट होता है तो उसके इलाज के लिए जो इंसुलिन बाहर से हम देते हैं वो इसी प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे प्रोडक्शन या उत्पादन कराएंगे और उस इंसुलिन को हम एकत्रित करते हैं और वही इंसुलिन फिर किसी भी शुगर पेशेंट को या किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को फिर हम बाहर से इंजेक्शन के थ्रू आप देखेंगे हैं कि हम देते हैं। मतलब जिस भी शुगर पेशेंट के अंदर आप देखेंगे इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो इंसुलिन जो हम प्राप्त करते हैं कुछ इसी प्रकार से डीएनए पुनर्योजन तकनीक के माध्यम से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का हम प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हमने आपको बताया कि जो हमारे डीएनए पुनर्योजन तकनीक होती है, इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम किसी भी वंचित जीन वाले डीएनए खंड को अलग कर लेते हैं किसी भी दाता कोशिका के अंदर से। तो सबसे पहले हमने इंसुलिन जीन बनाने वाले डीएनए खंड को अलग कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी वाहक की आवश्यकता हमको पड़ेगी, एक ऐसा वाहक जो कि इस डीएनए खंड को अपने साथ जोड़ करके किसी दूसरी कोशिका के अंदर ले जा सके। तो हमने क्या किया, इकोलाई कोशिका के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं। मतलब डीएनए के अलावा भी आप देखे हैं एक अतिरिक्त डीएनए उपस्थित होता है डबल स्टैंडर्ड। उस डीएनए को हम बाहर निकालेंगे जिसको कि हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड जो है अच्छे वाहक का काम करते हैं क्योंकि इनके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है और इनमें कई सारे सक्रिय स्थल होते हैं जिसके सक्रिय स्थल में अलग अलग प्रकार के डीएनए खंड आपस में आकर के जुड़ सकते हैं और द्विगुणित संरचना का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने एक वाहक के रूप में प्लाज्मिड को प्राप्त कर लिया और इस प्लाज्मिड के कुछ भाग को काट करके हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब इस कटे हुए भाग में हमने क्या किया, उस डीएनए खंड को हमने ला करके ऐड कर दिया। मतलब इस वाहक डीएनए के साथ हमने क्या किया, एक इंसुलिन जीन बनाने वाले जो डीएनए का खंड था उसको हमने जोड़ दिया। और इस प्रकार से डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जब हमने
दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ा तो एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण हो गया, जिसको हमने बोला पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इसको बोला। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी इकोलाई कोशिका के अंदर प्रवेश करा देंगे, जिसके कारण इकोलाई कोशिका के अंदर भी इंसुलिन जीन बनाने वाले या इंसुलिन जीन जो है उपस्थित हो चुके हैं, जो कि इंसुलिन का उत्पादन या प्रोडक्शन करने लगेंगे। और इस प्रकार से देखते ही देखते कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि इंसुलिन जीन जो है पूरे के जितने आप देखेंगे एक इकोलाई से जितने इकोलाई बनेंगे, उन सबके अंदर इंसुलिन बनाने वाले जो जीन हैं वो पहुंच चुके हैं और सभी के सभी जो इकोलाई हैं ये इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन करने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे के पूरे इस डीएनए पुनर्योजन तकनीक को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने इस तकनीक के माध्यम से क्या देखा कि यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम कोई भी वंचित गुण वाले अगर लक्षण होते हैं तो उसके जीन या डीएनए खंड को हम क्या करते हैं, किसी वाहक के साथ मिला करके या किसी दूसरे डीएनए के साथ मिला करके एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव के जीनोम में प्रवेश करा देते हैं और उसके अंदर एक नए प्रकार के ही डीएनए का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक। यानी इस तकनीक के माध्यम से हम एक डीएनए से कई डीएनए की प्रतिकृति या कॉपियों को तैयार कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि ये भी हमारी जीन क्लोनिंग की विधियां हैं। तो इसके माध्यम से भी हम एक जीन की कई सारी प्रतिलिपियां या कई सारी कॉपियों को हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप लोग चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।